जय हिंद। आप सभी को नमस्कार, राम राम। मैं सौरभ सिंह इस YouTube चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें हम समांतर श्रेणी नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी में हमने कई सारी क्लासेस कर रखी हैं। आज लास्ट क्लास है। 3 या 4 क्वेश्चंस कुछ बचे हुए थे, उन सवालों को हम इस क्लास में लगाएंगे। और देखिए, सबसे पहले देखिए आपकी स्क्रीन पे एक सवाल जो लिखा हुआ है, ये दरअसल कल वाला सवाल है। एक क्वेश्चन था जिसको कल वाली लास्ट क्लास में उस सवाल को लगाया गया था। और उसमें ये एक सवाल था जो 3 और 17 के बीच n समांतर माध्य पद यानी कि n अर्थमेटिक मीन टर्म्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे, उसमें डाले थे, जिसमें पहले और अंतिम समांतर माध्य पद का अनुपात दे रखा था, रेशियो दे रखा था। n की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो उसमें n की वैल्यू कुछ जो है 1/6 करके आ रही थी, जो कि पॉसिबल नहीं थी। उसको क्रॉस चेक भी किया गया था, यही क्लास में ही क्रॉस चेक हम लोगों ने किया था साथ में। और क्रॉस चेक करने में उसमें कोई गलती, सोल्यूशन में कोई गलती नहीं मिली थी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इसको मैं कंफर्म करके आपको कल बताऊंगा कि इसमें क्या मिस्टेक है। तो सोल्यूशन में जैसा कि कल हम लोगों ने क्रॉस चेक किया था, कोई मिस्टेक नहीं थी, तो सही है। सोल्यूशन जो भी हमने किया था वो बिल्कुल सही था। उसमें सिर्फ ये था कि ये सवाल में ये जो लिखा हुआ पहले व अंतिम समांतर माध्य पद का अनुपात, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है। ये पहले और अंतिम का ना होकर अंतिम व पहले का है, ठीक है। ये जो रेशियो आपको दे रखा था, ये अंतिम व पहले का रेशियो दिया हुआ है। और अब इसको अगर थोड़ा सा लॉजिक से समझे तो समझ में भी आएगा कि हाँ यही होगा, ये क्यों नहीं होगा। देखिए, 2 नंबर्स थे 3 और 17, ठीक। 3 और 17 2 नंबर्स थे। इसके बीच में आपको अर्थमेटिक मीन टर्म्स जो है वो डालने थे। कितने डालने थे? n डालने थे। तो आप जरा, और जब अर्थमेटिक मीन ये 2 नंबर्स के बीच में डालते हैं तो दी गई सीरीज जो है वो AP बनती है, ठीक। AP की विशेषता, AP की स्पेशलिटी क्या होती है? विशेषता ये होती है कि हर 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। वो सेम डिफरेंस या तो लगातार बढ़ता मतलब सेम डिफरेंस के थ्रू या तो टर्म्स की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाती है या फिर टर्म्स की वैल्यू लगातार घटती चली जाती है। यानी कि AP ऐसी हो सकती है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, या ऐसी हो सकती है -2, -4, -6, -8 एंड सो ऑन। क्या फर्क है दोनों में? दोनों में ही डिफरेंस सेम है। यहां पर 2 है और यहां पर कितना है? T2 यहां पर -2 है, लेकिन यहां पर सीरीज बढ़ रही है और यहां पर सीरीज घट रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप सीरीज अगर बढ़ रही है तो पहला टर्म अगर 2 है तो अगला उससे ज्यादा होगा, अगला उससे ज्यादा होगा, उसका अगले उससे ज्यादा, उसका अगले उससे ज्यादा। जो नंबर्स आपको दे रखे हैं 3 और 17, 3 और 17 के बीच में आपको अर्थमेटिक मीन्स यानी कि समांतर माध्य आपको डालने हैं। 3 और 17 के बीच में जब समांतर माध्य डालेंगे तो जो सीरीज बनेगी वो AP बनेगी। और इस AP में देखिए, पहला वाला टर्म 3 है और आखिरी वाला पद 17 है। इसका सीधा मतलब ये है कि 3 से आगे जब हम बढ़ेंगे तो सीरीज में जितने भी आपको टर्म्स मिल रहे हैं इनकी वैल्यू बढ़ रही है, तभी ये वैल्यू 3 से बढ़ते बढ़ते लास्ट में कहां पर पहुंच गई? 17 पे, ठीक। क्योंकि वैल्यू 3 से 17 पे पहुंच गई, इसका मतलब टर्म्स की वैल्यू जो है, पदों का मान लगातार बढ़ रहा है। पदों का मान लगातार बढ़ने का मतलब ये है कि 3 से बड़ा A1 होगा, A1 से बड़ा A2 होगा, A2 से बड़ा A3 होगा, A3 से बड़ा A4 होगा, और इन सब में सबसे बड़ा AN होगा। A1 से लगाकर AN तक जितने भी टर्म्स हैं इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? AN। और सबसे छोटा कौन सा होगा? A1। और A1 से छोटा कौन होगा? 3। और AN से भी बड़ा कौन होगा? 17। यानी ये क्रम होगा एक ना, 3 होगा, 3 से बड़ा A1, A1 से बड़ा A2, A2 से बड़ा A3, A3 से बड़ा A4 एंड सो ऑन, उससे बड़ा AN, उससे बड़ा 17। यानी A1 और AN में बड़ा कौन होगा? AN। जब AN बड़ा होगा तो जब A1 और AN का हम रेशियो निकालेंगे, जब भी 2 संख्याओं का रेशियो आप निकालते हैं तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसी का रेशियो भी ज्यादा आएगा। तो अगर A1 और AN का रेशियो, इसमें कह रहा है पहले और अंतिम का अनुपात 3:1 है, तो पहले और अंतिम का अनुपात अगर 3:1 है तो इसके हिसाब से तो A1 बड़ा हुआ, क्योंकि A1 का रेशियो 3 है और AN का रेशियो 1 है, तो इसके हिसाब से A1 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, AN की वैल्यू कम होनी चाहिए। लेकिन जो लॉजिक है, लॉजिक क्या कहता है कि समांतर श्रेणी जब लगातार बढ़ रही है,
समांतर श्रेणी 3 से 17 पे पहुंच गई, पहले पद से आखिरी पद के बीच में 3 से 17 की दूरी है, तो इसका मतलब वैल्यूज लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, और जब वैल्यूज लगातार बढ़ रही हैं तो a1 और an में बड़ा an होगा, और जब an बड़ा होगा तो an का ही रेशियो भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर 3 और 1 का रेशियो दे रखा है तो इसका मतलब 3 जो होगा वो रेशियो अंतिम पद का होगा, और 1 जो रेशियो होगा वो पहले पद का होगा, क्योंकि अंतिम पद बड़ा होगा। इसीलिए अंतिम व पहले पद का रेशियो आपको लेना है। जो सोल्यूशन आपने कल किया था वो पूरा सोल्यूशन सही था, बस कहां से आपको ठीक करना है अपनी कॉपी में, जहां पे आपने लिखा था प्रश्नानुसार, मतलब a1 और an की वैल्यूज जब आपने सारी निकाल ली थी उसके बाद आपने लिखा था प्रश्नानुसार। प्रश्न में जो दी है कंडीशन उसको यूज करने के लिए जब आपने शुरू की थी बात, तो प्रश्न में जो कंडीशन दे रखी थी वो पहले और अंतिम का रेशियो दिया था, आपको क्या यूज करना है, an और a1 का रेशियो 3:1 है। इसकी जगह पर आपने यूज किया था a1 और an का रेशियो 3:1 है। तो ये जहां से आपने ये स्टेटमेंट जो ये जो इक्वेशन लिखी थी, इस इक्वेशन को आप डिलीट कर दीजिए, इसके आगे का पूरा सोल्यूशन डिलीट मतलब रब कर काट दीजिए, और इसकी जगह पर ये कंडीशन आप यूज करेंगे। अब an और a1 की जो भी वैल्यूज निकली थी वो रख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब आपको n बराबर 6 मिलेगा, और लॉजिकली कंडीशन अब सही हुई है, इसीलिए आंसर अब सही है। ठीक, तो ये एक सवाल था जो कल वाली क्लास में मतलब लास्ट क्लास में अधूरा रह गया था। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद हम देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल जो आपको लगाना है वो ये है, ठीक है। अच्छा, ये सवाल भी थोड़ा सा अधूरा लिखा हुआ, अधूरा क्या लिखा हुआ है, इसका जो स्टेटमेंट मेन स्टेटमेंट है वो ऊपर निकल गया है एक सवाल में, तो इसीलिए इसको मैं अभी आपके सामने पूरा किए दे रहा हूं यहाँ। ठीक, ये पूरा सवाल देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या सेकंड पार्ट पड़ा हुआ है ना। सेकंड पार्ट पड़ा होने का मतलब ये किसी सवाल का कोई पार्ट है, तो जिस सवाल का ये पार्ट है उस सवाल का स्टेटमेंट था, इसमें ऐड कर लीजिएगा, इस लाइन के ऊपर ऐड कर लीजिएगा। उस सवाल का स्टेटमेंट था अरे यार, हाँ, उस सवाल का स्टेटमेंट था यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। ऐसे कई सारे पार्ट थे, ये मतलब एक मेन क्वेश्चन था, इसके नीचे कई पार्ट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसमें से एक सेकंड पार्ट ये है। तो यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है उसमें से एक फर्स्ट पार्ट आप लगा चुके हैं, ठीक है। जो ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए इतना, ये स्टेटमेंट था। इसके बाद फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऐसे करके थे, फर्स्ट आप लगा चुके हैं पिछली क्लास में, सेकंड पार्ट ये है। तो यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो आपको सिद्ध करना है कि ये तीनों भी समांतर श्रेणी में होंगे, और साथ में दिया गया है कि यदि इतना बराबर 0। तो इतना बराबर 0 का कोई मैटर है या नहीं है, मतलब कहने का ये है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में अगर हों तो प्रूव करिए कि ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। और ऐसा करने में अगर कहीं पर आपको ये मिल जाए तो इसकी जगह पर आप 0 यूज कर सकते हैं, अगर मिल जाए, अगर इसकी जरूरत पड़े। अगर इसकी जरूरत पड़े तो इसकी जगह पे 0 आप यूज कर सकते हैं, अगर नहीं जरूरत पड़ती तो कोई बात नहीं। ठीक, सवाल क्या है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना इतना और इतना भी समांतर श्रेणी में होंगे। ऐसा करने में आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, बस इतना सवाल है। तो इस तरीके के सवालों को लगाने के दो तरीके होते हैं। क्या होता है, ए बी सी समांतर श्रेणी में है ऐसा दिया हुआ है और ये तीनों समांतर श्रेणी में होंगे ऐसा प्रूव करना है। तो आप जो दे रखा है उसको मानकर और जो प्रूव करना है उसको प्रूव कर दीजिए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि जो प्रूव करना है वो हम सही मान लेते हैं, वो हम मान लेते हैं कि ऐसा है और उसको लेकर चलते हैं, और जो दे रखा है वो हम रिजल्ट ले आते हैं, तब भी बात सही है। ठीक,
इसको मानकर ये प्रूव कर दीजिए, चाहे इसको मानकर ये प्रूव कर दीजिए, दोनों बातें बराबर हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमेशा बड़ा वाला पद जो होता है वो लेकर चलते हैं ज्यादातर, मतलब जनरली आप क्या करते हैं कि जहां पर वैल्यूज बड़ी बड़ी होती हैं उनको सॉल्व ब्रेक करके सॉल्व करना आसान रहता है, छोटी छोटी वैल्यूज में ऐड करके उसको सॉल्व करना कठिन रहता है, क्योंकि उसमें सोचना पड़ता है क्या जोड़ें, क्या घटाएं, क्या लेकर आए, क्या गुणा करें, क्या भाग करें। तो यहां से यहां पहुंचना ज्यादा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां से यहां आना थोड़ा सा आसान है। तो हम क्या करेंगे, इसको सही मान लेंगे, ये 3 प्रूव करने हैं एपी में, तो हम मान लेंगे कि ये तीनों एपी में हैं, और इन तीनों को एपी में मानकर हम इन तीनों को एपी में प्रूव कर देंगे। ठीक, देखिए, अच्छा, इन तीनों को एपी में प्रूव करने का मतलब क्या है, कोई भी 3 संख्या अगर एपी में होती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या का 2 गुना बराबर किनारे वाली संख्याओं का योगफल, यही एपिक कंडीशन होती है भाई। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 जब आप करेंगे तो यही मिलेगा। तो बीच वाले का 2 गुना बराबर किनारे वालों का योगफल अगर ऐसा आ जाता है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये तीनों संख्याएं एपी में हैं। चलिए आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो प्रूव करना है उसको हम मान लेंगे। क्या लिखेंगे, लेट माना ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए और सी स्क्वायर ए प्लस बी आर इन एपी। हमने क्या मान लिया कि ये तीनों जो सिद्ध करना था वो तीनों समांतर श्रेणी में है। अच्छा, एक चीज पता नहीं आपको बताई गई है या नहीं बताया, मतलब मैंने बताया है या नहीं बताया है। अगर बताया है तो ठीक, नहीं बताया मतलब बताया है तो दोबारा देख लीजिए, नहीं बताया है तो बताना जरूरी है, इसलिए देख लीजिए। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, देखिए, अगर 3 नंबर्स ए बी और सी कभी भी एपी में हों, कोई भी 3 या कोई भी 3 या कोई भी सीरीज, 3 नंबर्स की बात नहीं, कोई भी सीरीज अगर एपी में है, ऐसे लिखिए, कोई भी सीरीज अगर एपी में है तो एपी में कोई भी समांतर श्रेणी अगर आपको दे रखी है तो समांतर श्रेणी में किसी संख्या, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, ऐसे लिखिए, एपी के, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, एपी के प्रत्येक पद में किसी संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा व भाग करने पर एपी, गुणा व भाग करने पर भी वो एपी ही रहती है। इस बात को आप समझ लीजिए। कोई भी समांतर श्रेणी, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपको दे रखा है, कई सारे टर्म्स की एक सीरीज दे रखी है, वो एपी है, तो अगर आप उस एपी के प्रत्येक पद में, ये ध्यान रखिएगा, काम जो करना है वो सब पर समान रूप से अप्लाई करना है। तो किसी भी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई एक संख्या अगर आप लगातार जोड़ते चले जाएं तो समांतर श्रेणी की प्रवृत्ति, उसके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो किसी समान संख्या के जुड़ने के पहले भी एपी थी और उस संख्या के जुड़ने के बाद भी वो एपी ही रहेगी। अगर कोई समान संख्या आप सारे पदों में लगातार क्रम से घटाते चले जाएं तब भी वो एपी ही बनी रहेगी। किसी समान संख्या से प्रत्येक पद को मल्टीप्लाई कर दीजिए या किसी समान संख्या से प्रत्येक पद को भाग यानी डिवाइड कर दीजिए, तब भी आपकी एपी जो है वो क्या रहेगी, एपी ही बनी रहेगी। यानी कहने का मतलब है, अगर कोई सीरीज T1, अगर कोई सीरीज T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन, अगर ये एपी है
तो आप इसमें चाहे कोई समान के सब में जोड़ दीजिए, बस ध्यान रहे सब में सेम जोड़ेंगे, आप जोड़ दीजिए तब भी एपी रहेगा। अगर आप सब में के घटाते चले जाइए तब भी ये जो मिलेगी सीरीज वो एपी रहेगी। सब में आप के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब में छोड़ेंगे नहीं कोई टर्म, और मल्टीप्लीकेशन और नंबर चेंज नहीं करेंगे, जिससे पहले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे उसी सब में मल्टीप्लाई करते रहेंगे। सब में अगर किसी समान के नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी एपी रहेगी, और सबको अगर किसी के से डिवाइड कर दीजिए तब भी आपकी ये एपी ही बनी रहेगी। ये पूरी सीरीज पे लागू होता है, या जितनी भी संख्याएं समांतर श्रेणी में है, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, एपी में है, तो उसमें कोई सेम नंबर अगर आप ऐड कर दीजिए तो एपी में तब भी वो बनी रहेंगी, माइनस कर दीजिए तब भी एपी में बनी रहेंगी, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिए तब भी एपी में ही बनी रहेंगी। ये एपी की एक प्रॉपर्टी है, इस बात को आप ध्यान रखिए, और ये बात आने वाले सभी सवालों में बहुत यूज होने वाली है। और इस कॉन्सेप्ट पर जितने सवाल हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब देखिए, लेट ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी आर इन एपी। हमने मान लिया कि ये तीनों संख्याएं कैसी हैं, एपी में है। तो अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताएगी कि किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्सट्रैक्शन कुछ भी करिए, एपी की एपी ही बनी रहेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, आपका अभी नहीं लगेगा, लेकिन सवालों को लगाने के बाद धीरे धीरे दिमाग चलने लगेगा। हम क्या करते हैं, इसमें ए बी सी से सभी को भाग कर देते हैं, ए बी सी से भाग करने पर, डिवाइड ऑन डिवाइडिंग बाई ए बी सी ईच टर्म। तो ए बी सी सबको भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए इस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस सी। ए बी सी से हमने क्या कर दिया, डिवाइड, कॉमा, बी स्क्वायर सी प्लस ए, और ए बी सी से डिवाइड, कॉमा, सी स्क्वायर ए प्लस बी, ए बी सी से डिवाइड। अच्छा देखिए, ऊपर वाले सारे नंबर्स जो हैं वो एपी में थे, और हमने एक सेम नंबर से सबको डिवाइड कर दिया। अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि किसी सेम नंबर से सबको डिवाइड करने पर एपी के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब डिवाइड करने के बाद भी ये नंबर्स हमेशा कैसे रहेंगे, एपी में ही रहेंगे। अब कुछ कैंसिल आउट होता हो, कैंसिल आउट कर दीजिए, ए के स्क्वायर से ए कैंसिल हो गया, बी के स्क्वायर से बी कैंसिल हो गया, और सी के स्क्वायर से सी कैंसिल हो गया। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए ऊपर का, ये हो गया ए बी प्लस ए सी लिखिए या सी ए लिखिए, अपॉन में बी सी, कॉमा, बी सी और ए बी अपॉन में सी ए लिख लीजिए, और सी ए और बी सी अपॉन में ए बी, और ये आर इन ए पी, ऐसा रहेगा। सब में एक एक जोड़ दीजिए। अब प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी ए अपॉन बी सी प्लस 1, बी सी प्लस ए बी अपॉन सी ए प्लस 1, सी ए प्लस बी सी अपॉन ए बी प्लस 1, आर इन ए पी। क्योंकि अभी प्रत्येक पद में अगर समान संख्या जोड़ रहे हो तब भी वो ए पी रहेगी, अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए, बी सी यहां आ जाएगा, सी ए यहां आ जाएगा, ए बी ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे लिख लेंगे, या ऐसे लिख लेंगे, ए बी जिस क्रम में लिखा वही लिख लीजिए, सी ए प्लस बी सी अपॉन बी सी, कॉमा, बी सी प्लस ए बी और प्लस सी ए अपॉन सी ए, सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी अपॉन ए बी, और ये क्या है, आर इन ए पी। अब देखिए इन तीनों ये जो तीनों नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें सब में ऊपर अंश सब में सेम है। ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो क्या करें, इन तीनों से मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड कर दें।
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड करने पर, अगर डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1/BC, यहां डिवाइड करेंगे यहां भी कट जाएगा 1/CA, यहां डिवाइड करेंगे यहां भी कट जाएगा 1/AB। अभी भी ये क्या रहेंगे, AP में ही रहेंगे, क्योंकि ये सब करने पर फर्क तो पड़ता नहीं कोई सीरीज पे। एक लास्ट काम आप और कर दीजिए, इसमें ABC से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, ABC से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ABC/BC, ABC/CA, ABC/AB, R/AP। देखिए BC से BC कटा, CA से CA कट गया, AB से AB कट गया, क्या बचा, पहले में A बचा, दूसरे में B बचा और तीसरे में C बचा, R/AP। देखिए यही लाना था, जो हमने माना था उससे हमको ABC AP में है ऐसा लाना था, और इतना बराबर 0 आपको अगर कहीं यूज करना चाहते यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इसका इस्तेमाल कहीं हुआ नहीं तो बस कहानी खत्म। ये आपका सवाल हो गया। इस तरीके के सवाल जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न का एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता ही है। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लगाते हैं अगला सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले सवाल में फिर वही कहानी है, वो जो मेन स्टेटमेंट था वो ये है कि यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो आप सिद्ध कीजिए, यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए ये और ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो इसको भी हम उल्टा ही करेंगे, इन तीनों को हम समांतर श्रेणी में मान लेंगे और इनसे हम ABC समांतर श्रेणी में है ऐसा प्रूव करेंगे। ठीक, चलिए आइए इनको मान लेते हैं हम। लेट A 1/B + 1/C, B 1/C + 1/A, C 1/A + 1/B, R/AP। इनको हमने AP में मान लिया। अगर ये AP में है तो पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद कुछ जोड़ घटा के देखें क्या किया जाए। पहले इनको LCM लेके सॉल्व कर लीजिए। A ब्रैकेट में LCM मिलेगा आपको BC, ये ऊपर हो जाएगा C + B, फिर B ब्रैकेट में आपको LCM मिलेगा CA, ब्रैकेट में A + C, फिर C और ब्रैकेट में LCM मिलेगा AB, B + A और बाकी R/AP ऐसे ही बना रहेगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, AC + AB/BC, फिर ये AB + BC/CA, फिर ये हो जाएगा BC + CA/AB, R/AP। अब देखिए इस सवाल पहले के जैसा बन गया, इसमें क्या करना है, आप एक जोड़िए फिर उसका डिवाइड। ये सेम क्वेश्चन पीछे वाला बन गया। पिछले क्वेश्चन में जो लाइन आपकी ये वाली आई थी, उस लाइन के बाद उसमें जो सोल्यूशन, जितना सोल्यूशन था बस वही सोल्यूशन पूरा टिक देना है, इसके आगे छाप देना है, बस वही है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक जोड़ेंगे, ऑन एडिंग 1, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AC, अब कुछ समझने वाला नहीं है, सब पुराना है, BC + 1 AB + BC/CA + 1 BC + CA/AB + 1, ये करेंगे।
एलसीएम लेंगे तो ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी बन जाएगा। ऊपर अंश सबका सेम हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा ऊपर वाला, 1/BC 1/CA 1/AB बचेगा। ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी सी कट जाएगा, ए बचेगा, सी ए कट जाएगा, बी बचेगा, ए बी कट जाएगा, सी बचेगा, ए बी सी आर इन ए पी। सेम क्वेश्चन पिछला वाला। यहां तक इसके बाद यहाँ ये वाली लाइन आपको पिछले वाले सवाल में जहां पर दिख जाए बस उसके आगे वाला सोल्यूशन पूरा इसी में उतार दीजिए, ए बी सी ए पी में आपको मिल जाएंगे। तो ये सवाल तो आसान हो गया, ऐसे ही नहीं करना पड़ा। अगला सवाल देख लीजिए, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए 1/BC 1/CA 1/AB भी समांतर श्रेणी में होंगे। इसमें तो कुछ नहीं, 2 लाइन का सवाल है केवल। क्या 2 लाइन का सवाल है, देखिए एबीसी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करना है कि 1/BC 1/CA 1/AB भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो जो होंगे, जो प्रूव करना है उसको हम मान लें। प्रूफ क्या करना है देखिएगा, 1/BC 1/CA 1/AB ये तीनों एपी में होंगे, ऐसा आपको प्रूव करना है। आप कल क्या करिए, मान लीजिए लेट दीज आर इन एपी। हमने मान लिया कि ये तीनों एपी में है। अगर ये तीनों एपी में है तो प्रॉपर्टी कहती है किसी भी समान संख्या से गुणा कर दीजिए या भाग कर दीजिए या जोड़ दीजिए घटा दीजिए, एपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करिए, एबीसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। क्या होगा, एबीसी अपॉन बीसी, एबीसी अपॉन सीए, एबीसी अपॉन एबी आर इन एपी। ये हो जाएगा, बीसी से बीसी गया, सीए से सीए गया, एबी से एबी गया, यहां पर बचा ए, यहां पर बचा बी और यहां पर बचा सी आर इन एपी। यही प्रूव करना था, बस इतना ही बड़ा सवाल है। तो इसमें भी कुछ नहीं, ये भी हवाई सवाल। ये 2-4-5 सवाल जो बचे थे ऐसे ही हैं, इनमें कुछ विशेष है नहीं। एक और देख लीजिए, क्या लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एपी का। यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि इतने इतने और इतने भी समांतर श्रेणी में होंगे। चलिए ठीक, इसको लगा लेते हैं, लगाएंगे लेकिन इसको भी वैसे ही उल्टा ही, इसको भी वैसे ही लगाएंगे। जो प्रूफ करना है वो मान लेंगे और जो प्रूफ करना है वो मान के चलेंगे और जो दिया है वो सिद्ध कर देंगे। तो इतना समांतर श्रेणी में है ऐसा दे रखा है और उतना समांतर श्रेणी में ऐसा प्रूफ करना है, तो उसको मान लीजिए आप। लेट क्या 1/B प्लस ए 1/C प्लस ए आर इन एपी। मान लिया हमने कि ये तीनों एपी में। अगर ये तीनों एपी में है तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इसलिए T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। ये है आपका 1/C प्लस ए माइनस T1 1/B प्लस ए, और T3 है आपका 1/A प्लस बी और 1/C प्लस ए। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 कर लिया। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। C प्लस ए और A प्लस बी, ये A प्लस बी माइनस C माइनस ए इज इक्वल टू A प्लस बी और C प्लस ए माइनस ए माइनस बी। कुछ कैंसिल हो रहा हो कैंसिल कर दीजिए, A से A कट गया, B प्लस ए माइनस C माइनस ए, ठीक, और C प्लस ए माइनस बी, C प्लस ए माइनस बी, ठीक। यहाँ A से A कट गया, कुछ गलत है का A 1/B प्लस ए, C प्लस ए, A प्लस बी। तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ठीक है। तो
तो कुछ गड़बड़ आ रहा है। ये क्या है? 1/b प्लस ए, 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी। T1 T2 T2 माइनस T1 यानी कि 1/b प्लस c। अरे मिस्टेक है, सवाल मिसप्रिंट है सवाल, वही तो गलत हो रहा है सब सब। कोई करे कोई भरे कोई, ये b प्लस c होगा भैया। 1/b प्लस c, 1/c प्लस a, 1/a प्लस b, ये होगा ठीक। तो ये होगा 1/b प्लस c। अब ठीक है, ये तीनों एपी में है तो आप कंडीशन लगाइए, इसलिए T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, यानी ये हो जाएगा 1/c प्लस a माइनस 1/b प्लस c इज इक्वल टू 1/a प्लस b और 1/c प्लस a। एलसीएम ले लीजिए, c प्लस a इंटू b प्लस c, ये एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस c माइनस a इज इक्वल टू a प्लस b और c प्लस a, ये हो जाएगा c प्लस a माइनस b। a से a कट गया, c से c कट गया और c प्लस a से c प्लस a कट गया। ये आपका बचा b माइनस a अपान b प्लस c। इधर आपका बचा c माइनस b अपान a प्लस b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका है b माइनस a और इंटू a प्लस b लिखिए, चाहे b प्लस a लिखिए। ये है आपका c माइनस b इंटू b प्लस c लिखिए, चाहे c प्लस b लिखिए। ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन जाएगा और ये c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा। b को इधर ले आइए तो 2b स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और अगर किसी संख्या का दोगुना किसी संख्या का दोगुना किन्हीं दो संख्याओं के योग के बराबर हो, मतलब किसी संख्या को दोगुना करने पर अगर किन्हीं दो संख्याओं के योग के बराबर वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब ये तीनों संख्याएं इस क्रम में एपी में होती हैं। दिस इम्प्लाइज, बात समझ में आई? 2b इक्वल टू a प्लस सी अगर हो तो a b c एपी में होंगे, आप जानते हैं। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, तो इसका मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर जो होंगे वो एपी में होंगे। ठीक, इसको लिख लीजिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस असाइनमेंट का। उसके बाद अब आप यहां तक इसको लिखिए। चलिए थोड़ा सा टाइम है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कोई, अभी थोड़ा सा समय है। एक सवाल लग सकता है, असाइनमेंट में नहीं है, मैं अलग से आपको एक सवाल कोई देखता हूं, करवाता हूं। ठीक है, चलिए एक सवाल लिख लीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा विशेष है नहीं, लेकिन सम टाइम है तो थोड़ा सा एक सवाल लगा दिया जाए। एक सीरीज लिखी हुई है आपके सामने, √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 प्लस एंड सो ऑन, और इसका n पदों तक योग निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये पहचानना है आपको कि सीरीज एपी है कि नहीं है। एपी के लिए क्या करते हैं, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 करते हैं, अगर बराबर आ जाए तो एपी है। अब दिक्कत यहाँ पर यही है, T2 माइनस T1 जब करेंगे तो √8 में से √2 घटा नहीं पाएंगे आप, √18 में से √8 आप माइनस नहीं कर पाएंगे, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये एपी है या नहीं। और जब तक ये एपी है नहीं, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक आप एपी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। और अगर एपी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं तो फिर एन टर्म्स के सम निकालने का कोई और तरीका अभी तक आपको
बताया नहीं गया। क्योंकि आप एपी पढ़ रहे हैं तो और ये सीरीज आपके सामने लिखी गई तो ये है एपी ही, कैसे पहचानेंगे वो देखिए। देखिए इस सीरीज को थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं। ऐसे लिख लीजिए गिवन सीरीज या दी गई श्रेणी। √2 प्लस √8 को देखिए क्या लिख सकते हैं, √8 को देखिए क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2, रूट के अंदर 4 गुणे 2 लिख सकते हैं 8 को। √18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2। √32 को क्या लिख सकते हैं 16 गुणे 2 प्लस एंड सो ऑन। ये आपकी हो जाएगी √2, 4 बाहर निकल आएगा 2 बन के और √2 बना रहेगा, 9 बाहर निकल आएगा 3 बन के और √2 बना रहेगा, 16 बाहर आएगा 4 बन के √2 बना रहेगा प्लस एंड सो ऑन। ये सीरीज आपकी हो गई। इस सीरीज पे आप T2 - T1 और T3 - T2 अप्लाई करके देखिए। T2 - T1 कितना आएगा, T2 है 2√2 और T1 है √2 और 2√2 में से एक √2 जाएगा तो एक बार √2 बच जाएगा। भाई यहाँ पे √2 2 बार है और यहाँ पर √2 1 बार है तो एक बार बच जाएगा। T3 - T2 3√2 माइनस 2√2, फिर से क्या बचेगा √2। क्या लिखेंगे, क्योंकि T2 - T1 और T3 - T2 बराबर हैं, इसलिए श्रेणी कैसी है, इसलिए श्रेणी एपी है। अगर श्रेणी एपी है तो इस एपी का प्रथम पद क्या है, √2 है। सार्वांतर D बराबर कितना है, T2 - T1 √2 है और पदों की संख्या कितनी है n। n पदों का योगफल Sn बराबर कितना, फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। n/2 2a का मतलब √2 प्लस n - 1 × d का मतलब √2 n/2 2√2 प्लस √2n माइनस √2। ये हो जाएगा √2n और 2 √2 में से √2 चला जाएगा तो √2 बचेगा। √2 कॉमन मिल जाएगा, n -1/2 और यहाँ √2 मिल जाएगा कॉमन। √2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा n -1/√2। ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा ठीक सवाल था, इसलिए सीरीज क्योंकि थोड़ा सा सॉल्व करनी थी। अभी तक सीरीजेस आपको ऐसी नहीं दी गई थी, इसमें सीरीज को सॉल्व करके पहले एपी की फॉर्म बनानी पड़े, इसलिए सवाल लगवा दिया गया। इस एक सवाल को और लिख लीजिए और इस एक सवाल के साथ आपका समांतर श्रेणी समाप्त होता है। यहाँ पर समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिस चैप्टर को आप कहते हैं वो चैप्टर विधिवत खत्म किया गया है। सवालों की संख्या पर्याप्त मात्रा में आपको दी गई है, मतलब सफिशिएंट क्वेश्चंस आपको लगवाए गए हैं। इतने क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते हैं, इन सवालों की प्रैक्टिस करते हैं और इन सवालों को बेस बनाकर इन सवालों से जितनी आपने मैथमेटिक्स जितनी एपी आपने सीखी है, जितनी मैथ सीखी है, उस सीख के साथ अपनी अपनी बुक्स को अगर आप सॉल्व करेंगे, अपने कुछ किताब के सवालों को सॉल्व करेंगे, तो मैं आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर, एश्योर हूँ कि सवाल आपके लगेंगे। ठीक, उसके बाद भी अगर कोई समस्या होती है तो आप पूछिए कमेंट सेक्शन में। और ये आपका समांतर श्रेणी समाप्त होने के साथ आज हमने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। ठीक, तो अब अगली क्लास में, इस क्लास को फिर अब यहीं खत्म करते हैं कि चैप्टर खत्म हो गया, तो अब नया चैप्टर नई क्लास में करेंगे। अगली क्लास में जो भी इसके आगे चैप्टर आएगा आपकी किताब के,
ऑर्डर के अनुसार, आपकी किताब में चैप्टर्स का जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर में जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आगे चैप्टर होगा वो चैप्टर हम शुरू करेंगे अगली क्लास से। तब तक के लिए आप लोग सवाल लगाते रहिए, क्लास देखते रहिए, और अगर क्लास आपको बेनिफिशियल लगती है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और खुद पढ़िए और औरों तक भी पहुंचाइए। तब तक के लिए जय।